हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक के 2018 जो मॉडल पेपर 2018 चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस पार्ट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 से 20 तक। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 नंबर से करना है ना। देखिए क्या करा 11 नंबर में, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? ठीक है, वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन की दर मतलब समय होता है, यानी वेग परिवर्तन बटे में समय, ये किसके बराबर होता है यही हमें बताना है। ठीक है, कि जो वेग परिवर्तन का दर होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया आपका आवेग, संवेग, विस्थापन या त्वरण। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे त्वरण की परिभाषा। त्वरण की परिभाषा में बताया गया आपको कि वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो वेग परिवर्तन बटे में समय होता है वहीं क्या होता है हमारा त्वरण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेग परिवर्तन बटे में समय जो होता है त्वरण के बराबर होता है। किसके? त्वरण के। या समीकरण जो गति का पहला इक्वेशन है, क्या है वो इक्वेशन? तो v बराबर u प्लस ए टी, यही है ना। यहाँ से हम त्वरण a का मान निकाले, क्योंकि a हमारा क्या है यहाँ पे त्वरण है। तो इस a का मान निकाले तो क्या आएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी v माइनस यू बराबर ए टी। a का मान निकालें तो t इधर आएगा, तो v माइनस यू बटा में t बराबर a। ठीक है, तब देखिए ये वाला पोर्शन हमारा क्या निकल रहा है? वेग परिवर्तन तो ही निकल रहा है, v माइनस यू, यानी वेग परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही जो हमारा क्या होगा डेल्टा, यानी वेग में परिवर्तन होगा। यही तो हमारा वेग में परिवर्तन होगा। अब वेग में परिवर्तन बटे में क्या है? समय। ठीक है, यही जो होता है किसके बराबर होता है? त्वरण के। ठीक है, ए के, एक्सेलरेशन के। तो हम कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, या वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या? त्वरण। ठीक है, या वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। इसका मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मात्रक की बात कर ले तो मात्रक क्या होता है इसका? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह जो है एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, जो त्वरण है एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या हमारा? सदिश राशि है। चलिएगा इतना नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या कह रहा है, ये भी ऑप्शनल है, देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन को देख के मारिए। जिसका जो तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसी का प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन अनुसार कह रहा है कि बैगनी, नीला, पीला, लाल। ठीक है, ऑप्शन में दिया आपका, ऑप्शन ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है क्या? बी में दिया है आपका नीला, पीला, लाल। ठीक है, बी में है आपका नीला, सी में है आपका पीला और डी में है आपका क्या? लाल। ठीक है, तो इसको हम यदि तरंगदैर्ध्य के अनुसार दर्शाएं, ठीक है, तो जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो लेमडा है क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। पीला का जो है थोड़ा कम, नीला का भी। ठीक है, और लाल और बैगनी कलर की बात करें, बैगनी की, तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है सबसे क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इन चारों रंगों की अपेक्षा लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है और बैगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। ठीक है, तो बताया गया होगा वर्ण विक्षेपण में, ठीक है, कि जो होता है, जो प्रिज्म होता है देखे होंगे, वो वर्णों को विक्षेपण करता है। ठीक है, तो उसमें
इन तरंगदैर्ध्यों के अनुसार, ठीक है, तरंगदैर्ध्यों के अनुसार वो जो क्रम आते हैं रंगों के, 7 रंगों के वो आते हैं, ठीक है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका ज़्यादा विचलन हो जाता है, ठीक है, और जिसका ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है उसका कम विचलन होता है, ठीक है। तो वहाँ से कैलकुलेशन निकला था कि जिसका कम तरंगदैर्ध्य होगा उसका प्रकीर्णन यानी उसका फैलाव ज़्यादा होगा। क्या होगा? उसका फैलाव ज़्यादा होगा। तो आप लोग देखे होंगे कि आसमान जो दिखाई देता है, ठीक है, नीला, वो प्रकीर्णन कार्य दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए बैगनी, नीला, पीला और लाल में सबसे तरंगदैर्ध्य कम किसकी है? तो बैगनी रंग की। तो सबसे कम बैगनी रंग की है, अर्थात इसका जो प्रकीर्णन होगा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जो प्रकीर्णन होगा इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बैगनी रंग है इसका क्या होगा? प्रकीर्णन, इसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। और यही पूछता है किसका प्रकीर्णन कम होगा? तो लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन इसका जो तरंगदैर्ध्य होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका इसलिए प्रकीर्णन यानी इसका फैलाव नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर सिग्नल में देखे होंगे तो लाल रंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पीले कलर का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी जो तरंगदैर्ध्य होती हैं क्या होती है? ज़्यादा होती हैं। हरा भी कलर है, ठीक है। इनकी तरंगदैर्ध्य जो होती हैं बैगनी नीले रंग की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिससे काफ़ी दूरी तक दिखाई दे सकते हैं, यानी काफ़ी दूर तक इसकी लाइट जो है वे पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए जो है सिग्नल्स में इन रंगों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिएगा नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। +4 डायोप्टर क्षमता वाले, यानी P का मान दिया है +4 डायोप्टर, ठीक है। और इस लेंस की जो है फोकस दूरी पूछ रहा है, यही ना, कि इसकी फोकस दूरी कितना होगी। तो ऑप्शन में देखिए फोकस दूरी सब किस में दी है? मीटर में दी है, यानी जो फोकस दूरियां हैं वो किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में, ठीक है। तो आपको पता ही है जो क्षमता का 2 फार्मूला होता है, जब फोकस दूरी मीटर में हो और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो जब फोकस दूरी मीटर में है उस समय क्षमता का फार्मूला होता है 1/f, ठीक है। यही अन्यथा जब सेंटीमीटर में होगी तो यही फार्मूला होता है 100/100/f, जब f किस में हो? सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो ऑप्शन अनुसार, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो फोकस दूरियां हैं वो मीटर में दी हैं, यानी इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो इसका मान दिया +4 डायोप्टर, ठीक है, बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 मीटर। तो जो फोकस दूरी आ जाएगी 0.25 मीटर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें देखिए प्लस माइनस का भी सिंबल दिया है, ठीक है। तो ये प्लस समझिए यहाँ पे रखे, यानी कहाँ गया? ये +4 डायोप्टर है तो यहाँ पे आया होता प्लस, कुछ नहीं तो सब प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस ही है, ठीक है। तो किस में आएगा ये साइन? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में, ठीक है। यदि यहीं यहाँ पे क्षमता माइनस में होती तो फोकस दूरी माइनस में आती, ठीक है। तो हमारा कितना आया है? +0.25 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 0.25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी को क्या करिएगा? टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्या करें इसमें कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जो बनने का, जो प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन है, क्योंकि आवर्धन कैसे निकलेगा? तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, ऐसे ही तो निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए भाई हमें आना चाहिए कि इसके द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। यदि यहीं उत्तल लेंस पूछ दे तो उत्तल लेंस के बनने की कंडीशन याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया है कि लेंस और दर्पण में कौन किसके समानार्थक होते हैं, यानी कौन किसके समान बनता है, ठीक है। तो देखिएगा जो अवतल लेंस है इसके जो प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन होती है वो फॉलो करती है दर्पण में, किस दर्पण की? तो उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण की।
ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी उत्तल दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बनेगा वैसी लेंस में अवतल लेंस में बनेगा। यदि उत्तल लेंस हो हमारा, उत्तल लेंस, तो जो उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन होती है वो हमारा अवतल दर्पण की तरह होती है, अवतल दर्पण की तरह होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की तरह होती है, ये होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो लेंस का नहीं पता है तो दर्पण का तो आप लोग को पता ही होगा कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में। बस एक का याद कर लीजिए ना, आपको लेंस की याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच, हमेशा ही फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस की, हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब समझिएगा ध्यान से, जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव फोकस व पी, यानी फोकस हमारा क्या है, फोकस एफ क्या है हमारा, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु। ठीक है, और पी क्या हमारा, ध्रुव है, पी क्या है हमारा, ध्रुव है। ठीक है, तो इसी के बीच जो है हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में। और वो जो प्रतिबिंब है सदैव सीधा बनता है, ये भी बात है, सदैव सीधा एवं वस्तु से छोटा, एवं वस्तु से छोटा बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सदैव एफ व पी के बीच, एफ क्या हमारा फोकस बिंदु है, पी क्या है, ध्रुव है। ठीक है, के बीच ही बनता है और सदैव सीधा एम वस्तु से छोटा बनता है, और क्या, आभासी भी, ये भी याद रखिएगा कि आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है। ठीक है, आभासी बनता है। आभासी जब सीधा प्रतिबिंब बनने की बात आएगी तो समझिएगा प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी ही बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है, तो देखिएगा, तो ये जो कंडीशन है उत्तल दर्पण की यही जो होगी अवतल लेंस में होगी। क्या होता है अवतल लेंस में कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है सेम वही फोकस और ध्रुव, तो लेंस में तो हमारा ध्रुव होता नहीं है, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो इसमें भी जो लेंस में भी जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो क्या होता है, तो F यानी फोकस, तो इसमें F क्या होता है, F डैश इसमें मुख्य फोकस होता है। तो फोकस वह, इसमें जो ध्रुव है हम P दिखा रहे हैं, इसमें क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है F वो प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, के बीच बनता है। ठीक है, और सेम वही सदैव सीधा एम वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो आपको तो आवर्धन का फार्मूला पता ही है, m बराबर क्या होता है, I अपान ओ। ठीक है, I अपान ओ। आपको पता है कि जो I है यहाँ पे लेस देन है O से, लेस देन है O से, यानी जो वस्तु का आकार है वो बड़ा है और जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा है। ठीक है, और वो भी क्या, हमेशा के लिए, सदैव ये होगा कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो लेस देन होगा O से। ठीक है, तो आपको पता ही है जब किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है हमारी, कोई संख्या हमारी, देखिए मान लेते हैं कोई संख्या 4 है और कोई संख्या 6 है। ठीक है, तो इसमें से जब छोटे वाले में इस बड़े वाले से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है जो इसका आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 से ही हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, 1 से कम ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस होता है इसकी जो आवर्धन होती है सदैव 1 से क्या होती है, कम होती है, सदैव 1 से कम होती है। यदि आपसे कोई पूछे रीज़न कि क्यों भाई, तो आप बता दीजिएगा क्योंकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है F व प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनता है और सदैव सीधा M वस्तु से छोटा ही बनता है, आभासी बनता है। तो वस्तु से हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो आप वहाँ पे समझाइएगा कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है I अपान O होता है, जहाँ पे I जो है प्रतिबिंब की आकार है यानी प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है क्या है, वस्तु की लंबाई है। ठीक है,
तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से सदैव छोटा हो रहा है, तो छोटा में आप बड़े से भाग देंगे तो उसका जो मान होगा सदैव 1 से क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, सदैव 1 से क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, यही उत्तल लेंस की बात करें या अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें देखे होंगे जो प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन है अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण में होगी वही उत्तल लेंस में होगी। तो इसमें जो होती है देखे होंगे कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। ठीक है, यहाँ यानी यहाँ पे जो होता है आई एक बार ओ के बराबर होता है, आई एक बार लेस देन ओ होता है और एक बार जो आई है ग्रेटर देन ओ होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण की जो हम यदि आवर्धन के बारे में पूछे तो जो आवर्धन है उसका 1 भी होता है। ठीक है, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि जो उसका आवर्धन है, इधर दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कि जो उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस या अवतल जो दर्पण है इसका आवर्धन जो है 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। इस यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में ये दोनों कंडीशन होती है। ठीक है, कि जो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है 1 के बराबर होता है, 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में या उत्तल लेंस में। ठीक है, इसमें बात करें अवतल लेंस या उत्तल दर्पण में तो इसकी जो आवर्धन होती है वो सदैव 1 से क्या होती है, कम होती है। सदैव 1 से क्या होती है, कम होती है, यानी जो आवर्धन है सदैव ही लेस देन होगी 1 से। ठीक है, 1 से। और एक और बचता है दर्पण आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो जैसा वस्तु रहेगी उतने आकार का ही बनेगा। यानी याद रख लीजिएगा समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है सदैव 1 होती है, सदैव 1 होती है। क्यों? क्योंकि जो उसका वस्तु का आकार है और प्रतिबिंब का आकार वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और उसी का तो अनुपात हमारा क्या होता है, आवर्धन। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं तो आवर्धन 1 ही आएगा, तो सदैव 1 आता है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है 1 से कम, 1 से कम। तो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, 1 से कम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोग को। यहाँ से इतनी जो जानकारियाँ हैं आपको मिली है। ठीक है, यहाँ से एक ही साथ साथ चार चीज़ों के बारे में पढ़ लिए, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इनके आवर्धन के बारे में आप लोग समझ लिए हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब इससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिएगा, आगे सॉल्व करते हैं, नोट करिएगा इतना। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक। ठीक है, बल का एसआई मात्रक, ये मात्रक भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है पेपर में, अभी पेट के पेपर में भी पूछा था। ठीक है, इसमें प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा था, बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक, तो बल बराबर होता क्या है जी, सबसे पहले तो याद रखना है कि बल बराबर होता क्या है, तो m इंटू ए। ठीक है, m इंटू ए। अब इनका एसआई पद्धति में या MKS पद्धति में मात्रक रखना है। m का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, a का मात्रक क्या होगा, a क्या है हमारा त्वरण है, त्वरण का भी मैंने मात्रक बताया क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस पद्धति में होगा, MKS पद्धति या इसी को एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसी को CGS पद्धति में पूछे दे तो CGS पद्धति में ये क्या हो जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में हो जाएगा। ये किस पद्धति में हो जाएगा, तो CGS पद्धति में हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा था SI या MKS पद्धति में तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं क्या, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड का -2। ठीक है, सेकेंड टू द पावर -2 ऐसा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहीं दिया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का घात -2, किलोग्राम मीटर और सेकेंड की घात -2, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी जो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के घात -2 या इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा मात्रक से। मात्रक भी आप लोग हर जो जितने भी वैल्यू हैं, राशियाँ हैं, सबके मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, मात्रक से भी क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा,
अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। वस्तु का जो जड़त्व है किस पे निर्भर करता है, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या वस्तु के आकार पर। तो जो जो जड़त्व होता है, ठीक है, जड़त्व, जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, ठीक है, किस पे, द्रव्यमान पे, ठीक है। जितना वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जो जड़त्व का जो गुण है उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। और जड़त्व किसे कहते हैं, तो ये जो जड़त्व है किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, ये वस्तु का गुण है, ये वस्तु का गुण है। और ये ऐसा गुण है जो उस वस्तु के स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात वस्तु स्थिर में है तो वो स्थिर रहना चाहिए, अब यदि उसमें आप चेंजेस लाएंगे तो उसका वो क्या करेगी, विरोध करेगी, वही कहलाता है जड़त्व। ये जो जड़त्व होता है द्रव्यमान पे निर्भर करता है, किस पे, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व समझिएगा उतना ही क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। तो वस्तु के द्रव्यमान पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, अर्थात 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, तो वह गति करेगी। यानी किसी वस्तु पे जिसका द्रव्यमान कितना हो, तो दिया है 1 किलोग्राम, यानी जो उसका द्रव्यमान m का मान हो वो 1 किलोग्राम हो, ठीक है। और उस पर हम जो बल लगाए वो 1 न्यूटन का ही लगाए तो गति करेगी किससे। तो देखिए भाई वैल्यू m दिया है, f दिया है, ठीक है। तो किस कंडीशन में यानी कैसे गति करेगी, तो यहीं पे आपको फार्मूला दिख रहा है, ये f है m है, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण क्या हो जाएगा, f/m हो जाएगा। f का मान 1 है, इसका भी मान 1 है, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या समझिए जो है त्वरण की परिभाषा ही है, अरे सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की परिभाषा ही है, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की परिभाषा समझ लीजिए ऐसे, ठीक है, कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की परिभाषा कैसे देंगे कि किसी इकाई द्रव्यमान की, इकाई द्रव्यमान मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि हम 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वो जो वस्तु है 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से क्या करेगी, गति करेगी। ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की क्या है, परिभाषा जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे 1 न्यूटन की 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की परिभाषा, तो सेम यही है कि किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह गति करेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, ठीक है, इंटू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिया है 1 मीटर पर सेकेंड की घात -2, मतलब समझिए वो पर मीटर पर सेकेंड बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में जाएगा तो वो घातें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, चाल से नहीं त्वरण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 18 में क्या कर रहा है कि जी का अर्थ है, जी का क्या अर्थ है, 18 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। 18 में पूछ रहा है कि जी का क्या तात्पर्य है, जी का क्या अर्थ है। जो इक्वेशन में आप लोग जी दिखते हैं वो क्या है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन में देखिए कर रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है नहीं, गुरुत्व है नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण है। यानी किसी भी वस्तु को हम यदि ऊपर से गिराएंगे तो जो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और उस गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं।
बात समझ में आई होगी, ठीक है। जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है हमारा? गुरुत्वीय त्वरण है, न कि आकर्षण बल है, न कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ना ही गुरुत्व है। वो क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण कब उत्पन्न होगा? जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊपर से ऐसे गिराएंगे नीचे पृथ्वी की तरफ, ठीक है। तो जब वो गिरेगी तो उसमें कौन सा त्वरण काम करेगा? गुरुत्वीय त्वरण। यानी जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं, धक्का देंगे किसी वस्तु को, वो जो गति करेगी तो उसमें कैसा त्वरण उत्पन्न होगा? तो रेखीय त्वरण, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है। बात समझ में आई होगी। चलिएगा नोट करिएगा, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। नोट करिए इतना, देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें इसमें कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी क्या है? पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है। इसका द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है उसको d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो 2 पिंडों के बीच जो आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर कैपिटल G स्मॉल m बटे कैपिटल M बटे में स्मॉल m बटा में d² या r², बीच की दूरी जो भी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? फार्मूला, ठीक है। यदि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पे जो लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है वो F है, ठीक है, F है, तो कितना होगा भाई? ठीक है, तो F बराबर तो ये इक्वेशन यही बन जाएगा, इक्वेशन तो एक यही बन जाएगा कि F बराबर कैपिटल G पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे चंद्रमा का द्रव्यमान बटे में d²। तो पहला इक्वेशन तो यही बन जाएगा, सेम जो फार्मूला है पहला इक्वेशन वही बन जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या कर रही है कि जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, यानी हम यहाँ पे लिख दें कि जो जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, यहाँ पे जो चंद्रमा का द्रव्यमान है m, वो क्या है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान की, यानी जो कैपिटल M है पृथ्वी का द्रव्यमान, इसका 1/81 है। यानी स्मॉल m बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल M बटा में 81, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो कह रहे चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो उसको मान लेते हैं F डैश सेम इसी फार्मूले से तो उसका भी मान निकलेगा। तो कैपिटल G, ठीक है, कैपिटल G M या यहीं पे कर दीजिए, कहाँ गया? इसी का, क्योंकि जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान, अब चंद्रमा का द्रव्यमान तो m ही रहेगा और पृथ्वी का द्रव्यमान की अपेक्षा में इसका यहाँ पे कर दीजिए m का 1/81, ठीक है, इतना जो द्रव्यमान हो जाएगा। इस चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m का 1/81, यही तो चंद्रमा का द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और बटे में बीच की दूरी d², ठीक है। अब यहाँ से बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? इसका तो इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो F डैश बराबर क्या बन जाएगा? तो हो जाएगा G कैपिटल M, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। F डैश बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे में 81 d², ठीक है। अब देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से जो इतनी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है क्या है? F के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो F डैश है F बटा में 81 हो जाएगा, F बटा में 81 हो जाएगा, ठीक है, F बटा में 81, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो F बटा में 81 हो जाएगा। यानी जो चंद्रमा जो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पे जो आकर्षण बल लग रहा है F, उसका 81 भाग क्या हो जाएगा? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई है? तो कितना हो जाएगा? F डैश यानी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया आकर्षण बल F डैश बराबर क्या हो जाएगा? F बटा में 81, F बटा में 81। देखिए ऑप्शन दिया है F बटा में 81, ऑप्शन नंबर ए में दिया है F बटा में 81। देखिए
ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, F बटा में 81, यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जो होता है फार्मूला होता है दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का। तो जो फार्मूला है यही बन जाएगा पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन F डैश बराबर बना देंगे जी, ये चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा पृथ्वी का, जब उस समय चंद्रमा का द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, m बटा में 81 m, ठीक है, बटे में m, और कहाँ गया, और उसके बाद से इसको नीचे लेकर आएंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिएगा तो नोट करिएगा। इतना नोट करने के बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होती है यदि प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है, तो कह रहा है जो प्रतिरोधकता है वह परिवर्तन नहीं होती है पदार्थ के बदल जाने पर, या ताप के बदल जाने पर, या प्रतिरोध का आकार बदल जाने पर, या दोनों मतलब पदार्थ तथा ताप बदल जाने पर। ठीक है, तो बात समझिएगा, जो प्रतिरोधकता होती है यह जो है पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है, पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। आप उस पदार्थ को खींच के बढ़ा दीजिए या उसका आकार चेंज कर दीजिए, उसकी लंबाई मोटाई कुछ भी चेंज कर दे तो गुण तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जो प्रतिरोधकता होती है पदार्थ का गुण होता है, जो होता है आप उसके पदार्थ के बदल जाने पे भाई पदार्थ चेंज कर देंगे तो उसका गुण भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिरोधकता होती है ताप पे भी निर्भर करती है। ठीक है, निश्चित ताप पे जो प्रतिरोधकता होती है किसी पदार्थ की वो क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो जो पदार्थ है और ताप है इस पे तो निर्भर करती है। ठीक है, कह रहा है कि परिवर्तित नहीं होती है किस पे, यानी क्या बदल जाएगा तभी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। तो जो आकार दिया है ना ऑप्शन नंबर सी में, प्रतिरोध का आकार बदल जाता है तो जो उसकी प्रतिरोधकता है होती है वो परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है, यानी प्रतिरोधकता जो है साफ तौर पे सुन लीजिए, ये पदार्थ का क्या है, गुण है। ठीक है, पदार्थ बदलेगा तो तब बदलेगा। ठीक है, या ताप इसका ताप चेंज करे तब बदल सकता है। ठीक है, उसके आकार में या उसकी कोई मतलब उसको खींच के बढ़ा दीजिए या उसकी आकार में परिवर्तन करेंगे तब जो प्रतिरोधकता होगी वो परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, परिवर्तित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिरोध का यदि हम आकार बदल देते हैं तभी जो प्रतिरोधकता होगी वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। बात समझ में आई है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, जो आगे 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए गए हैं सब समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।